एक सवाल तो मन में आता ही है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से असली बॉस कौन है? और ये सिर्फ एक टाइटल का सवाल नहीं है, ये हमें सीधे इस बात की तह तक ले जाता है कि अलग-अलग देश आखिर चलाए कैसे जाते हैं। तो इस विश्लेषण में हम इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिकोड करने वाले हैं। हम उनकी नियम पुस्तिकाओं यानी संविधानों को देखेंगे, उनके एक तरह से सीईओ यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर नजर डालेंगे, पता करेंगे कि कानून कैसे बनते हैं, शक्ति का बंटवारा कैसे होता है और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो सवाल उठता है कि हम अलग अलग सरकारों की तुलना करें ही क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि दूसरे देश कैसे काम करते हैं, बल्कि हमें अपनी खुद की व्यवस्था को भी एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलती है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले अरस्तु जैसे दार्शनिक भी यही सवाल पूछ रहे थे कि भाई सरकार का सबसे अच्छा रूप क्या हो सकता है। ये खोज आज भी जारी है और ये दिखाती है कि एक व्यवस्थित समाज बनाने की हमारी इच्छा कितनी गहरी है। हर देश एक ब्लूप्रिंट पर चलता है, उसका संविधान। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये ब्लूप्रिंट एक ही किताब में लिखा ही ना हो। चलिए इसी दिलचस्प अंतर को समझते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ है यूके, जिसका संविधान किसी एक दस्तावेज में नहीं है, बल्कि वो सदियों से बने कानूनों और परंपराओं का एक मिला जुला रूप है। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके पास 1787 में लिखा गया एक ठोस संविधान है जो सरकार की पूरी नींव है। यूके की व्यवस्था का विकास सचमुच बड़ा दिलचस्प है। ये 1215 के मैग्ना कार्टा जैसे ऐतिहासिक मील के पत्थरों से शुरू हुआ, जिसने पहली बार राजा की शक्ति को सीमित किया। और ये सिलसिला आज तक जारी है, जहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक अलिखित परंपरा पर आधारित है। एक ऐसा नियम जो कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका सख्ती से पालन होता है। तो चलिए नियम पुस्तिका से अब आगे बढ़ते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो असल में इंचार्ज हैं। और ये जो कार्यकारी शाखा है ना, यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यूके में देखिए, सम्राट यानी राजा या रानी वो है राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख, जबकि असली राजनीतिक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। इसके ठीक उलट अमेरिका में राष्ट्रपति ही दोनों भूमिकाएं निभाते हैं। और फिर फ्रांस का एक अनोखा ही मामला है, जहां इन भूमिकाओं को एक बिल्कुल अलग तरीके से बांटा गया है। यूके में कहने को तो सारी शक्ति क्राउन यानी सम्राट के पास है, लेकिन असल में प्रधानमंत्री ही सरकार के स्वामी हैं। सम्राट एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक हैं, लेकिन देश चलाने का जो असल काम है वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का है। फ्रांस की प्रणाली एक बड़ा ही दिलचस्प हाइब्रिड है। वहां सीधे चुने गए राष्ट्रपति के पास विदेश नीति और रक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर काफी शक्ति होती है, जबकि प्रधानमंत्री जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वो सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और घरेलू नीति पर फोकस करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टियों के होते हैं, जिसे कोहैबिटेशन कहते हैं, और ये राजनीति में एक बहुत ही अनोखी खींचतान पैदा कर देता है। अच्छा, तो हमने एग्जीक्यूटिव को तो समझ लिया, अब चलते हैं लेजिस्लेचर की तरफ, यानी सरकार की वो शाखा जो कानून बनाती है। और इसकी बनावट ही ये तय करती है कि सत्ता का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जिन देशों की हम बात कर रहे हैं उन सब में दो सदनीय विधायिकाएं हैं, मतलब उन सब में दो सदन हैं, लेकिन उनका जो गठन है वो बहुत अलग है। जैसे यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नियुक्त सदस्य होते हैं। वही फ्रांस में सीनेट को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब उन्हें स्थानीय अधिकारी चुनते हैं, आम जनता नहीं। ये सारी चीजें शक्ति के संतुलन पर बहुत असर डालती हैं। अमेरिकी सिस्टम की जो खूबसूरती है वो चेक्स एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में है। सरकार की तीन अलग अलग शाखाएं हैं। कांग्रेस कानून बनाती है, राष्ट्रपति उन्हें लागू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी व्याख्या करता है। ये तीनों शाखाएं एक दूसरे की शक्ति को लिमिट में रखती हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी कानून को वीटो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उसे खारिज कर सकती है, या कोर्ट किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये डिजाइन किसी भी एक शाखा को बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने से रोकता है, मगर हाँ, इसकी वजह से अक्सर राजनीतिक गतिरोध, जिसे ग्रिडलॉक कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। अब यूके में देखिए, स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ शक्तियों के बंटवारे के बजाय शक्तियों का विलय है। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट संसद के ही सदस्य होते हैं,
इसका मतलब ये है कि कार्यकारी शाखा सीधे विधायिका से निकलती है, जो एक बिल्कुल अलग राजनीतिक माहौल बनाती है। इससे होता यह है कि कानून बनाना अक्सर ज्यादा तेज और कुशल हो जाता है, क्योंकि सरकार का विधायिका में बहुमत होता है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और सरकार के पूरे आर्किटेक्चर को देखते हैं। क्या सारी शक्ति केंद्र में जमा है या फिर उससे बांटा गया है? एकात्मक सिस्टम में, जैसा कि यूके और फ्रांस में है, सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में होती है। मतलब स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों के पास केवल वही शक्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार उन्हें देना चाहती है। और इसके ठीक उलट संघीय प्रणाली, जैसे कि अमेरिका में, वो अलग है। यहाँ शक्ति को संविधान के जरिए राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो यूके और फ्रांस जैसे देश एकात्मक राज्य हैं, जहां शक्ति मुख्य रूप से केंद्र में होती है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां शक्ति राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक रूप से बंटी हुई है। इसे और भी आसान बनाने के लिए जरा देखते हैं कि अमेरिकी संघीय सरकार असल में कर क्या सकती है। युद्ध की घोषणा करने से लेकर अपनी खुद की करेंसी छापने तक, ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सरकार के पास हैं। मतलब कोई भी राज्य अपनी खुद की सेना नहीं बना सकता। तो हमने इन सभी अलग अलग सिस्टम के स्ट्रक्चर को तो देख लिया, लेकिन आखिर में सवाल ये है कि ये अंतर मायने क्यों रखते हैं। देखिए, आखिर में ये सब एक संतुलन बनाने की बात है। यूके जैसी केंद्रीकृत प्रणालियां बहुत तेजी से फैसले ले सकती हैं, लेकिन वहां सत्ता के दुरुपयोग का खतरा भी ज्यादा हो सकता है। वहीं अमेरिका जैसी विभाजित प्रणालियां शक्ति पर कड़ा नियंत्रण रखती हैं, लेकिन वे अक्सर धीमी पड़ जाती हैं और गतिरोध का शिकार हो सकती हैं। कोई एक सही जवाब नहीं है, ये एक बुनियादी राजनीतिक फैसला है। और ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि सरकार का ढांचा सीधा हमारी जिंदगी पर असर डालता है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा से लेकर हमें मिलने वाली सेवाओं तक। ये सिर्फ अकादमिक बहसें नहीं है, ये ऐसे विकल्प हैं जिनके असल दुनिया में असली परिणाम होते हैं। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल शुरुआत से एक नया राष्ट्र बनाने का मौका मिले, तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनेंगे? एक कुशल एकात्मक प्रणाली, शक्तियों